बच्चों, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज ये मेरे चैनल पर लेक्चर नंबर 2 है, जो कि साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा देखो, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, एक बार प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 1 चेक कर दो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। वैसे ही वो फर्स्ट वीडियो है तो इतना कुछ मुश्किल नहीं जाएगा ढूंढने में, फिर भी मैं लिंक डाल दूंगी, तो एक बार डिटेल्ड वो देख लेना, क्योंकि आज उससे थोड़ा सा हम ग्राफ ऊपर उठाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने एकदम जैसे बेसिक था, एकदम नीचे वाली लेवल का तुमको बताया था, पर अब जो लेक्चर होगा इसमें थोड़ा सा हम ग्राफ ऊपर उठाएंगे। मैं इसका क्विक रिकैप दे देती हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, बट डिटेल देखना ज़रूरी है क्योंकि आज बात थोड़ी ऊपर लेवल की होगी। ठीक है बेटा, चलो। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुमको एक यही पेज पढ़ाया था और इसमें मैंने पढ़ाया था कि 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाई थी। कौन सी होती है? जो कि होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, ये होती है। और एक और मैंने एक्स्ट्रा बताई थी जो कि ट्रांसपोर्ट, बट तुमको यहाँ पर दी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट भी होती है और भी लाइफ प्रोसेस होती है, बट बेसिक ये होती है जो यहाँ पर दी हुई है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों होती है? हमारी बॉडी को सस्टेन कराने में, हमें जिंदा रखने में, हमें अलाइव रखने में कुछ लाइफ प्रोसेसेस ये बिल्कुल इसेंशियल होती है। इसके बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल्स दिए थे, खाएंगे नहीं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ, डेवलपमेंट या हमको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। उसके बाद रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेंगे तो तू जिंदा कैसे रहेगा, मैंने बोला था। एक्सक्रिएशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, ये बहुत इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है जो एक ह्यूमन बॉडी नहीं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करते हैं सस्टेन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, यानी ये इसेंशियल है। इसके अलावा अब कहानी में एक और लाइफ प्रोसेस आ जाती है जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का भी मतलब मैंने तुमको बताया था कि री मतलब रिपीट और प्रोडक्शन तो मतलब प्रोड्यूस, यानी यानी रिपीट और प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना, सेम स्पीशीज का, जैसे मैंने बताया था तुमको, इंसान में से इंसान ही आएगा, जानवर में से जानवर ही आएगा। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी ही स्पीशीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान में से बिल्ली आ जाए या ऐसा कुछ। अभी एक और टेक्निक आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी, वो तुम 10th चैप्टर में पढ़ोगे। उसमें मैं थोड़ा कुछ और डिटेल में बताऊंगी कि अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू एनिमल्स में हो चुका है ये सब। ठीक है बेटा, तो फिर रिप्रोडक्शन का मतलब री यानी रिपीट और प्रोड्यूस का मतलब तो पता ही है, प्रोडक्शन। बाकी रिप्रोडक्शन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो हमें सस्टेन कराने में कोई हेल्प नहीं करती है। नो हेल्प टू सस्टेन या इन द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है ना, ये ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में कोई इसका हाथ नहीं रहता है, कोई हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि है ही बेटा वो रिप्रोड्यूस करना, यानी एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म का बनना। इसमें लाइफ के सर्वाइवल का या उसको सस्टेन कराने में ये कोई हेल्प नहीं कराती है। इसके लिए ये बाकी लाइफ प्रोसेस से बहुत अलग होती है। ये सिर्फ किस चीज़ में हेल्प कराती है? मेंटेन करने में कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। बेटा, हमारी स्पीशीज को, हमारी पीढ़ी को कंटिन्यू रखने में हेल्प कराने वाली लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो इसका 2 पॉइंट अभी तक हमने, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, पर अभी तक रिकैप में मैंने क्या क्या बता दिया कि ये हमको अलाइव रखने में कोई हेल्प नहीं करती है। इस वजह से ये बाकी लाइफ प्रोसेस से अलग होती है और ये हमारी स्पीशीज की सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। उसमें क्या लिखा हुआ था कि एक, जो मैंने बताया अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बताया था ना मैंने तुमको, ये स्टार वर्ड है इस डेफिनेशन का। तो रिप्रोडक्शन का मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना सेम स्पीशीज का। ठीक है, उसके बाद
रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो बेटा तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता था। हम एग्जिस्ट ही रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। भले हमारे सस्टेन में वो हेल्प नहीं करती, हमारे सस्टेन में बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो हेल्प करती है, बट हमारा मतलब बोलते हैं ना, हमारा बॉर्न, हमारा स्टेप इन करना इस वर्ल्ड में, सब कुछ ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से हुआ है। ठीक है बेटा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन्स, ये उन रीजन्स में से एक है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? मैंने तुमको बहुत डिटेल में इसका रीज़न एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ पिछला लेक्चर जाके चेक करो अगर तुम न्यू हो तो, नहीं तो इधर भी मैं बता देती हूँ, मेरा तो काम है एक रिवीजन लेने का। तो फिर ये क्यों होता है बेटा, इवोल्यूशन के लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, एक में से दूसरे ऑर्गेनिज्म बनते ही नहीं, तो हमारा इवोल्यूशन कैसे होता था? हम कैसे वही एग्जिस्ट कैसे करते थे? यही तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन 2 मेथड से आता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये भी बता दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेम स्पीशीज का सेम ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन या विदाउट फ्यूजन। इसके लिए बहुत सारे वर्ड, विदाउट यूनियन ऑफ हैप्लॉइड्स, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट फ्यूजन। तो ये मतलब इसमें रहता ही एक ऑर्गेनिज्म है, तो गैमेट फॉर्मेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें गैमेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो पेरेंट सेल का पूरा डिक्टो होता है, एकदम डिक्टो कॉपी, कार्बन कॉपी होता है। क्यों? क्योंकि एक ही है, उसके ही सारे सेल्स जाएंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी जब जैसे दो ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स में फ्यूजन होता है ना, तो कुछ इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ उस ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के, पर इसमें होता ही एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, कुछ इसके जीन्स आ रहे हैं, कुछ इसको जीन्स आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होना। समझ रहे हो बेटा? तो फिर इसमें होता ही एक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात ही नहीं है इनके हिसाब से, वो ड्रॉबैक है। और फास्ट प्रोसेस ये एडवांस है। बस खत्म, रिकैप। अब हम शुरू करेंगे नया एकदम फ्रेश आज का टॉपिक। ठीक है बेटा, चलो आज हम शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है बेटा, तो यूनिसेल्युलर अभी बहुत सारे होंगे मेरे प्यारे गधे, जिनको यूनिसेल्युलर नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये मैंने लिख के रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि तुमको अटके ही नहीं कुछ चीज़ दिमाग में कि क्या होता है। होते हैं भाई, मैंने देखे हैं जिनको यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर नहीं पता होता है। चलो, यूनिसेल्युलर मैंने तुमको पिछली बार भी, पिछले लेक्चर में भी बताया था, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और ये जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। ठीक है बेटा, तो यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब तो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है अब यूनिसेल्युलर क्या होता है। मैंने बताया कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, और इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियोटिक। अब इसमें क्या रहता है, प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियस नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब तुमने हर सेल में देखा होगा बीच में गोला बनाते हैं तो वो होता है न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, और सारे जो इसके अंदर के मटेरियल रहते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या रहता है, ये देखो ये सेल है, इधर ये पानी, मतलब साइटोप्लाज्म समझ लो पानी अभी के लिए। ठीक है, तो ये पानी में जैसे डीएनए तो पता होगा ना, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल। देखो कैसा रहता है, अभी ये भी बता देती हूँ तुमको। देखो ये डीएनए की ना एक थ्रेड है। अब डीएनए जो है ये ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो थाउजेंड्स, मतलब डीएनए जो है इसमें ना सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ऐसा डबल स्टैंड रहता है, सॉरी, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और ये इंफॉर्मेशन
पता करने में सेल वगैरह को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, तभी तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद सेल इवॉल्व हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हमें ये डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्या हम अब इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम पूरा 10,000 साल लगाएंगे? नहीं, हमारे पास कुछ बुक का रहता है, समझो बुक पे इंफॉर्मेशन है, उसको काफ़ी टाइम लगा होगा डेवलप होने में, और अभी हम क्या करते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं, ठीक है, हम उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा ना साल भर रुक के फिर उस नई बुक बनाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं, डीएनए की भी फ़ोटोकॉपी बनती है। कैसे? जब एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए था तो फिर उसका क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन हुआ ना, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे अब तुमने सीरियलों में बहुत देखा होगा कि फादर का डीएनए, तो वही जैसे एक सेल है, उसमें समझो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें डीएनए है, तो फिर जब रिप्रोडक्शन हुआ ना, तो उसका ही डीएनए वैसा सेम उसके जो मतलब समझो उसके द्वारा जो रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें गया। यानी ये कैसा हुआ, ये सिंपली उन्होंने फोटोकॉपी बना ली, ठीक है। तो ये इस तरह हुआ। अब डीएनए के ना ऊपर जीन्स रहते हैं। अब डीएनए को बहुत जनों को सवाल होगा, दीदी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं? बेटा डीएनए के ऊपर ना इस तरह ऐसे डॉट डॉट दिख रहे होंगे ना, ये जीन्स होते हैं। रुको मैं कलर चेंज करती हूँ। डीएनए के ऊपर इस तरह ये जीन्स होते हैं, और ये जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो, ये जीन्स में इन्फो होती है। तो ये इस वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जीन्स है उसके ऊपर, जीन्स में इंफॉर्मेशन है, तो डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा। आई होप तुमको ये पूरा डीएनए क्लियर हो गया हो। बहुत सिंपल है, ऐसे डबल थ्रेड होती है, धागा होता है जो बोलते हैं ना कि हमारे फादर का डीएनए है हमारे अंदर, या जो भी, तो वही बताया ना मैंने तुमको। एक ऑर्गेनिज्म का जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे रिप्रोड्यूस हुआ तो उसका डीएनए की फोटोकॉपी उस ऑर्गेनिज्म में बन गई। यानी इस तरह डीएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो सेम उसके पास गई, तो उसका ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क किया उस हिसाब से, क्योंकि उसके पास सारी इन्फो स्टोर्ड थी, ठीक है। तो उस इन्फो के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म ने जब दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उस डीएनए के स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से वर्क किया, ठीक है बेटा। अब ये हो गया बहुत ज़्यादा बेसिक। अब हम वापस कंटेंट पे वापस आते हैं। प्लीज़ अब ध्यान से देखो ताकि ये बेसिक्स इतने पक्के हो जाएं, ताकि बार बार मुझे डीएनए यार बहुत बेसिक चीज़ है, हर जने को पता होना चाहिए। ये मेरे को बताना नहीं था वैसे इस लेक्चर में, बट मेरे को लगा बता देना चाहिए अभी बच्चों को, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे जैसे हम जब भी सेल बनाते हैं उसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस बनाते हैं ना बेटा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें डायरेक्ट साइटोप्लाज्म, ये पानी पानी है, साइटोप्लाज्म मतलब पानी समझ लो, उसमें डीएनए है समझो, और बाकी जो भी मटेरियल रहता है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब न्यूक्लियस नहीं रहता है। चलो अब यूनिसेल्युलर समझ गया होगा कि एक सेल से बना हुआ, और इसका मेन जो होता है इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, ये सिंगल सेल का होता है यूनिसेल्युलर, ठीक है। अब हम कंटेंट पे वापस आते हैं। अब एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी है थ्रू इन्होंने बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ना बेटा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या मतलब जो ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन ना सबसे सिंपल वाला रिप्रोडक्शन होता है। ये उसमें क्या होता है बेटा, एक फिजन का मतलब बता देती हूँ चलो पहले। तो फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिख दो ब्रेक डाउन। फिजन और फ्यूजन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पर फिजन हो और तुमने गलती से फ्यूजन लिख दिया, बहुत कचरा हो जाएगा बेटा। फिजन की जगह फ्यूजन नहीं लिखना, फ्यूजन की जगह फिजन नहीं लिखना, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट मीनिंग है, एकदम ऑपोजिट। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और फ्यूजन FU वाला, हाँ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इधर लिख देती हूँ FU वाला। फ्यूजन का मतलब होता है यूनियन, या फिर वो साथ में फ्यूज होना, समझ रही हो ना, यानी यूनियन समझो, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साथ में फ्यूज होना, उसका यूनियन होना, उसका मिक्स होना, ठीक है, वो होता है फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब मैंने तुमको बताया ब्रेक डाउन।
बाइनरी यानी ये फ्यूजन हुआ ना, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया और ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी ये बीच में से ऐसे फ्यूजन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और उससे दो ऑर्गेनिज्म बन गए। एक में से दो बनना मतलब एक ऑर्गेनिज्म में से दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना, ब्रेक डाउन होके उसके दो इक्वल पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टेगनेंट वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल्स। स्टेगनेंट वाटर गूगल करके आओ, नहीं पता ना गूगल करके आओ, बताती ही नहीं मैं, क्या करते भाई, पढ़ते नहीं ना तुम। Add some wheat grains and aquatic plants to it. Keep it for 3 to 4 days so the wheat grains and plants will decompose. Early in the morning on post day, take a glass slide, put a drop of water over it. Carefully put a cover slip on that drop and observe under compound microscope. अरे यार ये घर में क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखते क्या? अच्छा देखो क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क पता होगा ना कैसा रहता है, वो पता है, ऐसा ऐसा रहता, ऐसे 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 ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेना है। उसमें आपको पॉन्ड जो रहता है ना, जैसे तालाब टाइप में, वो वहाँ का पानी इकट्ठा करना है। वहाँ का पानी शुद्ध एकदम प्योर तो भाई स्टेगनेंट वाटर ही होगा, यानी कुछ अनाज जो अपन जिसका रोटी बनता है वो वीट के दाने डालने हैं और उसमें एक्वेटिक प्लांट्स के साथ ही, ठीक है, उसमें एक्वेटिक प्लांट्स भी है और उसमें स्टेगनेंट वाटर भी है, उसमें ये वीट के ग्रेन्स भी है। उसको 3-4 दिन तक छोड़ दो, तुम देखोगे कि वीट और प्लांट्स डिकम्पोज हो गए हैं। देखोगे कि वीट के ग्रेन्स और प्लांट्स खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमको एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड कैसी रहती है? ऐसी रहती है, तुमने लैब वगैरह में शायद से देखा हो। ऐसी ग्लास स्लाइड लेनी है हमको, उस पर एक ड्रॉप पानी का लेकर हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो वाला पानी जिसमें वो सब डिकम्पोज हो गया ना, वो वाला पानी लेकर उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो ये घर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे कि पैरामेशियम परफॉर्मिंग बाइनरी फिशन, तुम देखोगे कि पैरामेशियम जो है वो बाइनरी फिशन परफॉर्म करता है। पैरामेशियम दीदी क्या है? ये वाला है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला है पैरामेशियम। तो पैरामेशिया जो है वो बाइनरी फिशन परफॉर्म कर रहा होगा, ये तुम देखोगे। अब बाइनरी फिशन क्या है, पैरामेशियम क्या परफॉर्म कर रहा है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है, समझा के मैं बताती हूँ। अब देखो बेटा, बाइनरी फिशन भी ना कुछ टाइप्स होते हैं उसमें भी। अब अमीबा, मैंने तुमको बताया कि अमीबा का ना कुछ डिफाइनाइट शेप नहीं रहता है, ये अमीबा साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या रहता है, मैंने बताया तुमको, न्यूक्लियस वगैरह नहीं रहता है। तो बेटा बाइनरी फिशन में जैसे मैंने बताया कि सब जो प्रोकैरियोटिक्स में ना सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। तो जो अमीबा सपोज टू बी, अपन अमीबा का लेते हैं, ठीक है। अमीबा वैसे यूकैरियोटिक में आते हैं। अगर तुमको चाहिए तो मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में भी एकदम अच्छे से क्या बोलते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन और पूरा एक लेक्चर बनाऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो रहता है डिफरेंस और क्या क्या रहता है, क्या क्या उसमें आते हैं और क्या क्या उसमें आते हैं, तो उसका भी एक डिटेल्ड लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो फिर अब अमीबा का हम सपोज टू भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अमीबा जो रहता है ना, उसमें समझो हम जैसे बाइनरी फिशन की बात कर रहे हैं, तो अमीबा का ना शेप बड़ा इर्रेगुलर रहता है, उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं रहता है। वो जैसे यहाँ पर देख रहे हो, इसका थोड़ा सा डिफाइनाइट शेप है, इसका लॉन्गिट्यूडनल है, इसका ट्रांसवर्सल है, इसका ना कोई डिफाइनाइट शेप ही नहीं रहता है। तो ये कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। कभी यहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा, कभी यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कभी इस तरह हो जाएगा, कभी इस तरह हो जाएगा, मतलब इसका कोई एक प्लेन ऑफ डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है बेटा। ये समझो साइटोप्लाज्म में यहाँ से ये कट गया, ठीक है, सॉरी यहाँ से ये कट गया, तो ये यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर एक ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा देखो इधर दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये देखो, ये पेरेंट अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है बेटा, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, यहाँ पर 1 से 2 हो गए, फिर 2 से बीच में ब्रेक फ्यूजन हुआ, ये फ्यूजन हुआ तो 2 अलग अलग हो गए, ठीक है। यानी एक अमीबा में से 2 डॉटर अमीबा बन गई।
अमीबाई बोलते हैं उसको अमीबाई। तो इस तरह होता है ये पेरेंट अमीबा। एक और बात बता देती हूँ, ठीक है। अब मैं पैरामेशियम से बताती हूँ, अभी अमीबा से बताया, अभी पैरामेशियम से बताती हूँ। पैरामेशियम है, ये पेरेंट पैरामेशियम है। एक मिनट, ये पेरेंट पैरामेशियम है। इसमें देखो अभी ये सारे तुम देखोगे कि ये इसमें जो भी मटेरियल है वो पहले एक एक थे। जैसे ये वाला जो है येलो कलर में एक मटेरियल है, एक पर्पल कलर में जो मटेरियल है एक एक थे। यहाँ पर देखो वो दो दो हो गए, दो हो गए तो क्या हुआ फिर, अब दो हो गए तो एक ही सेल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में हर चीज़ दो दो कैसे, तो उसको बीच में से ब्रेक डाउन हो गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, दो अलग अलग सेल बन गई। ये जब वो एकदम नवे नवे ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद ये बड़े होके सेम ऐसे पेरेंट पैरामेशियम से बन गए। अब इसका और आगे होगा, अब पता है क्या होगा, ये 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बनते हैं बेटा। जैसे समझो 2 है, ठीक है, इसमें से 2 बनेंगे, ठीक है, और इसमें से 2 बनेंगे, यानी 4 बन गए। फिर 4 है, 4 में से और एक में से 2, एक में से 2, ऐसे इतनी फिर बड़ी स्पीशीज बन जाती है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मुझे लग रहा है अभी कॉन्सेप्ट एकदम तुमको मतलब दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि देखो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से फिर डबल डबल होते होते बहुत बड़ी स्पीशीज बन जाती है बेटा। ये अमीबा में से जैसे एक पहले था, एक मटेरियल था, 2 हो गए, 2 का ब्रेक डाउन हुआ, फिर ब्रेक डाउन होके 2 बन गए। अभी 2 में से ये बड़े होंगे, ये डॉटर है अभी, फिर ये डॉटर अमीबा है। हाँ, यानी अब इनमें सन नहीं होता, डॉटर अमीबा है। फिर डॉटर अमीबा पेरेंट अमीबा बनेगी बड़ी होके, फिर वो और रिप्रोड्यूस करके, जब उनके पास ये कैसा रहता है, जब उनके पास इनफ ऑफ मटेरियल है, वो ग्रो हो गई है, वो मेच्योर हो जाती है ना जब डॉटर अमीबा, तो वो पेरेंट अमीबा बन जाती है। फिर वो और रिप्रोड्यूस करती है और वैसे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाती है 1 में से 2। ठीक है बेटा, समझ गया? बहुत अच्छा समझ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, अब समझ गया कैसे पैरामेशियम परफॉर्मिंग बाइनरी फिजन दिखेगा तुमको। ये शायद स्कूल की लैब में कराएं नहीं कराएं, आई डोंट नो, बट ये होता है, ये ऐसे 2 में डिवाइड होके ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रीच करते हैं हम। ठीक है, एक्सिस ऑफ फिजन आ गया। अब ये जो मैंने ये पार्ट लिखा है ना पूरा, यहाँ से जो ये वाला इतना जो पार्ट लिखा है ना, अब ये पढ़ाने की बारी आ गई। चलो, तो एक्सिस ऑफ फिजन यानी किस, अब ये मैंने बताया ना अमीबा जैसे रहता है, एक्सिस कुछ नहीं रहता है, ये इरेगुलर शेप है, तो ये कहीं से भी ऐसे हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका कहीं पर। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते, हर ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसा नहीं रहता है, बाकियों का एक परफेक्ट डिफाइनेड शेप रहता है, जिसकी वजह से उनका उसी शेप के अकॉर्डिंग उसका ब्रेक डाउन होता है, उसी एक्सिस ऑफ फिजन। और डिवीजन इज डिफरेंट, बोला ना, डिवाइड होता, ब्रेक डाउन होता, तो 2 में डिवाइड हो जाता वो। ठीक है, एक्सिस ऑफ फिजन, डिवीजन इज डिफरेंट, एकदम याद रखना। ऐसे नहीं कि हर इसमें लिख के आओ अमीबा जैसे इरेगुलर, हर इसमें इरेगुलर नहीं होता, इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अब अमीबा जो है ना वो वैसे यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है बेटा, बट इधर एग्जाम्पल तुमको दिया है प्रोटिस्ट है अमीबा, तो फिर अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। बताया ना मैंने, उसका कोई डिफाइनाइड शेप ही नहीं है अमीबा का, तो वो कहाँ से, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम उसको कि उसका एक शेप ही नहीं है, तो वो कैसे एक पर्टिकुलर शेप में डिवाइड होगा? नहीं, तो उसका प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इरेगुलर रहता है, उसका प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन थ्रू एनी प्लेन रहता है। थ्रू एनी प्लेन समझे, बताया ना मैंने तुमको, कहीं से भी हो जाएगा, तो थ्रू एनी प्लेन। Hence it is called as simple binary fission. Simple, क्योंकि इसका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है ही नहीं ना बेटा, वो कहीं से भी डिवाइड हो रहा, कहीं से भी उसका फ्यूजन हो रहा, उसको एक डिफाइनाइट प्लेन रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका शेप ही डिफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि नो, लिख दो उधर अमीबा के यहाँ पे नो डिफाइनाइट शेप। चलो, उसके बाद पैरामेशियम डिवाइड्स बाय, इधर ना बेटा जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना तुम हाईलाइट करते जाओ।
divides by transverse binary fission, whereas euglena by longitudinal binary fission. अभी तुम 3 टाइप के बाइनरी फिशन पढ़ोगे, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है तीनों में, अब मैं पहले तुमको बताती हूँ सिंपल बाइनरी फिशन, जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया है, फिर भी यहाँ पर लिखा है तो बता देती हूँ। तो सिंपल बाइनरी फिशन यानी जो कि अमीबा में होता है, क्योंकि इसका जो प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ना, ये थ्रू एनी प्लेन होता है। अमीबा है, उसका कुछ डिफाइनाइट, बार बार मैं बोल चुकी हूँ एक ही चीज़ कि अमीबा है, उसका कुछ डिफाइनाइट शेप नहीं है, तो वो कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी प्लेन वो बोल रहे हैं कि कहाँ से, किस प्लेन से, किस डायरेक्शन से वो डिवाइड हो रहा है। यानी जो अमीबा है वो किस जगह से, ऐसे किस प्लेन से, ये प्लेन, कौन से प्लेन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल बाइनरी फिशन होता है अमीबा में, यानी इसका जो प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ना बेटा, वो थ्रू एनी प्लेन, कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई डिफाइनाइट प्लेन नहीं है। तो सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। अब आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब बोलोगे ट्रांसवर्स क्या, ये है ना, समझो सेल, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा बीच में से, ठीक है। तो ये पैरामीशियम में होता है, ये देखो तुमको ये दिख रहा होगा कैसे हो रहा है, बीच में से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो उसका शेप रहता है ना, उसके हिसाब से वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन परफॉर्म करता है। वो उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसका साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसका कुछ डिफाइनाइट प्लेस नहीं रहती, पर इसकी तो रहती ना, इसकी हर चीज़ डिफाइनाइट रहती। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म बीच में से डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम प्लांट, ये तुम लिख लो, नोटबुक में नोट कर लो, यानी प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज ट्रांसवर्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, सबसे, अब तुम इसका शेप देखोगे तो इसका ना ऐसा स्टैंडिंग शेप है, देखो ऐसा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ही होगा ना। इसका शेप कैसा है, लॉन्ग है, यहाँ से इसकी विड्थ तो देखो तुम, यूग्लेना की विड्थ इतनी है नहीं, ठीक है, विड्थ इतनी है नहीं, पर इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल है ये ऐसा है, स्टैंडिंग में है, स्ट्रेट है। तो इसका बाइनरी फिशन जो है ना वो भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा, सॉरी, यानी यूग्लेना सपोज ऐसा है ना, तो वो ऐसा डिवाइड होगा, लॉन्गिट्यूडनल। ये देखो ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है ना ये, तो इस तरह यूग्लेना जो है वो इस तरह डिवाइड होगा। ये देखो यहाँ पर तुम देखोगे ये दो बन गए, दो वो आ गए, दो ये मटेरियल हो गए, फिर ये देखो ये फ्यूजन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो ये दो यूग्लेना बन गए। यानी इसका बाइनरी फिशन कैसा होगा, ये ऐसा है ना, ऐसा लंबा है ना यूग्लेना, तो ऐसा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा। इसमें प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक, यानी प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लेना, क्योंकि उसकी शेप वैसी होती है ना, जैसा आकार वैसा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है बेटा। चलो फाइनली ये हो गया। अब बाइनरी फिशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, अभी एनवायरनमेंट सही है, जिस एनवायरनमेंट में वो, देखो डिवाइड में ना बहुत, जब रिप्रोडक्शन ये वाला होता है ना, बाइनरी फिशन जो होता है ना, इसके डिवीजन में ना इसको बहुत अमाउंट में खाने की ज़रूरत रहती है ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि पहले ही वो एक उसमें से दो बन रहे हैं, बताया ना मैंने, ए सेक्सुअल है, तो इसमें क्या, इसमें एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड रहती है, इसमें खाना बहुत रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, इसका ही सब कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने वाला है, ऊपर से एक में से दो बन रहे हैं, तो उसको बहुत सारे खाने की ज़रूरत रहती है, बहुत सारे इनके हिसाब से खाने की इनको ज़रूरत रहती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर फेवरेबल होना चाहिए, ख़राब इन्वायरमेंट में ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बाइनरी फिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इनको उसका, यानी देखो, यानी बाइनरी फिशन इज परफॉर्म्ड
is usually performed by living organisms during favorable conditions. जब favorable है, जब उनके according है, जिस conditions में, जिस environmental condition में, जिस खाने में, जिसमें वो comfortable है, जिसमें वो एकदम properly sustain करके divide हो सकते हैं, वैसा environment में वो जो है बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं, यानी एक में से दो बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको उनके तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए। क्लियर? पूरा बाइनरी फिजन ऐसे मक्खन जैसे निकल गया होगा आप तो, आई होप, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में तुमको समझाया, एक एक वर्ड का बेटा मीनिंग बताया मैंने, तो कंफ्यूजन का तो वो है ही नहीं। फिर भी कुछ हो तो मैं कमेंट सेक्शन में तो मैं हूँ ही, मेरे पिछले वीडियो पे भी 2-3 कमेंट्स आए थे, एक कमेंट एक्चुअली क्वेश्चन का आया था, तो वो मैंने रिप्लाई किया था, आप चेक कर सकते हैं। चलो।